हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके न्यूमेरिकल को ख़त्म कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन इट्स स्पीड इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है और या तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछे में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन के कारण उसकी दिशा बदल जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन यानी कि प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? यहाँ पे ये डिफिनीशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके दो रूल बन जाते हैं यहाँ पे कि जब रेयर से डेंसर में जाती है या डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता। तो रेयर टू डेंसर मीडियम, तो व्हेन लाइट पास ऑब्लिकली फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये क्या है? एक आसान मीडियम है। रेयर एयर है, एयर मतलब आसान मीडियम, और डेंसर मीडियम मतलब कि एक कठिन मीडियम है, संघन मीडियम है। तो आप आसान से कठिन की ओर जा रहे हैं तो क्या हो गया? आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, आप झुक जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से इस एग्जाम्पल को समझिए कि आप जब एयर से डेंसर में जाएंगे तो आप नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो जो लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो डेंसर में जाने के बाद नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। क्लियर हो गया? ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी प्रकार से इसकी सेकंड भी याद रखनी है। जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है? नॉर्मल से दूर चली जाती है। आप सोचिए जैसे कि आप वाटर में दौड़ रहे हैं तो वाटर आपका क्या हो गया? एक डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मतलब कि संघन। तो जब आप डेंसर मीडियम से क्या करेंगे? आप रेयर मतलब कि वाटर में है, आप वाटर से आप क्या करेंगे? मतलब कि जल से बाहर जब आप निकलेंगे तो आपकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी। आप क्या करेंगे? रेयर मीडियम में आ जाएंगे, एयर में आ जाएंगे तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी तो आप तेजी से भागेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए लाइट जो है नॉर्मल से दूर जा रही, बहुत तेजी से दूर जा रही है। तो क्लियर हो गया? याद हो गया? आपको इसी ट्रिक से याद रखना है कि जब आप रेयर से डेंसर में जाएंगे, सरल से कठिन में जाएंगे तो आप नॉर्मल की ओर झुक जाएंगे, यानी कि आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, बाकी ये डिफिनीशन आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएगी। जब आप डेंसर से रेयर में जाएंगे तो आप नॉर्मल से दूर हट जाएंगे। ये इमेज दोनों तीन इमेज हैं यहाँ पे, तीनों के तीनों इमेज आपको एग्जाम में बनानी है और ये दोनों के दोनों नियम लिखने हैं आपको। क्लियर हो गया? अब एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम क्या होते हैं। तो फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट इन द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, नॉर्मल रे, इन तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में। और सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसे हम स्नेल लॉ बोलते हैं। डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, एक नंबर में आपसे। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया the ratio of the sine of the angle of incident and the sine of the angle of refraction is constant। मतलब आप आसान लैंग्वेज में समझिए कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज स्नेल्स लॉ। क्लियर हो गया? रिफ्रैक्शन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब आपसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूछा जाएगा तो टोटल आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। दोनों के दोनों नियम लिखेंगे, रेयर डेंसर मीडियम लिखेंगे और रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन लिखेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनीशन हो जाती है। अब आइए बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे आप अपवर्तनांक कहते हैं, क्या होता है? तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कह रहा है कि मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी मीडियम में स्पीड की लाइट और किसी मीडियम की लाइट
के दोनों के रेशियो के बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग तथा उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको फिगर नहीं बनाना, बस आप इसको डिफिनेशन याद रखेंगे और ये फार्मूला याद रखेंगे, n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर और n इक्वल टू सी अपान वी। यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम की हो सकती है, कांच दिया जा सकता है आपसे, वाटर दिया जा सकता है और कुछ भी मतलब दिया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम कॉमन मीडिया। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। जैसे कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.0003 होता है। आइस का 1.31 होता है, वाटर का 1.33, एथेनॉल का 1.36, कैरोसिन का 1.44, ग्लिसरीन का होता है 1.47, ग्लास का होता है 1.50, क्वार्ट्ज का होता है 1.54 और डायमंड का 2.54। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको कौन कौन सा याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायमंड। पूछ लेगा कि किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है, किसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है, तो आप क्या बताएंगे, डायमंड का 2.42। इसको आपको याद रखना है। वाटर का आपको याद रखना है, आइस का आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। एयर, आइस, वाटर का याद रखना है और कैरोसिन का आपको याद रखना है। इतने मतलब आपको यहाँ से याद ही रखने हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गए। यहाँ से आपके एग्जाम में MCQ डायरेक्ट बन सकते हैं। तो ये पॉइंट्स सभी के सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं आ स्ट्रेट स्टिक्स अपीयर्स बेंड व्हेन पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। मतलब बताया जा रहा है कि एक सीधी सी छड़ को जब आप वाटर में डालते हैं तो वो बेंड मतलब झुकी हुई दिखाई देती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो व्हेन अ स्ट्रेट स्टिक्स पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर इट अपीयर्स बेंड एंड द वाटर सरफेस ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के द्वारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जब आप कोई एक छड़ को वाटर में इंटर करते हैं या प्रवेश कराते हैं तो वह झुकी हुई दिखाई देती है या मुड़ी हुई दिखाई देती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा, जब किसी सीधी छड़ को आंशिक रूप से पानी में डुबोया जाता है तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल की सतह पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा, आपसे पूछ लेगा कि क्या मतलब इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के द्वारा होता है, ये सभी पूछ लेगा आपसे। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से सेकेंड पॉइंट, द बॉटम ऑफ द बीकर फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स रेज्ड। मतलब कि एक जल से भरे प्रकाश तल अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो जैसे इसको इंग्लिश में देख लेते, द बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स रेज्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज coming from the bottom bend away from the normal as they pass from water to air, therefore the bottom appears to be at higher position than its actual position। क्लियर हो गया। जब जल से भरे बीकर का तल प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जल से वायु में जाते समय प्रकाश की किरणें लंबवत से दूर मुड़ जाती हैं, इसलिए बीकर का तल अपनी वास्तविक स्थिति पे ऊपर दिखाई देता है। आपको इसको याद नहीं करना, बस आपको इसको समझ लेना है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई वाटर भरा है, उसमें आप पेंसिल या कोई पेन डालेंगे तो क्या होगा, बेंड होकर के दिखाई देगा। किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के द्वारा होता है। इसी प्रकार से ये भी पॉइंट कह रहा है कि जब आप पानी भरते हैं तो उसका जो तल होता है, पेंदी होता है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो किस इवेंट मतलब किस घटना के कारण होता है, तो इसको भी आपको बताना होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। बस इतना सा आपको याद रखना है और ये डिफिनीशंस वगैरह याद नहीं रखनी है, ये आपके समझने के लिए है। क्लियर हुआ। यहाँ पे और एक एग्जांपल लिखा, जैसे अ कॉइन केप्ट ऑन द बॉटम बीकर अपीयर्स टू रेज्ड। एक सिक्का अगर इसकी पेंदी में डाल देते हैं तो ये भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह किस घटना के कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के द्वारा होता है। क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन यानी कि अवनमन क्या होता है। तो डिप्रेशन इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द रियल पोजीशन एंड अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
मतलब कि किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति तथा आभासी स्थिति के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को अवनमन कहते हैं। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिंपल इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लेंस क्या होता है। तो आ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस एट लीस्ट वन ऑफ व्हिच इज स्फेरिकल। मतलब कि एक स्फीयर से, मतलब इसका जो एक पोर्शन है वो एक स्फीयर से काटा गया पोर्शन होना चाहिए, स्फीयर से ही मिलकर बना होना चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि लेंस या कांच के पारदर्शी पदार्थ का ऐसा टुकड़ा होता है जिसकी दो सतहें होती हैं, जिसमें से कम एक सतह गोलाकार होती है। ठीक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है या स्फेरिकल लेंस का पार्ट होता है। तो आ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लो और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस एट लीस्ट वन ऑफ व्हिच इज स्फेरिकल। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। जैसे कि इधर से लाइट आएगी तो इधर यहाँ पे मिला देगा, इधर से लाइट आ जाएगी तो यहाँ पे मिला देगा, इस साइड से लाइट जाएगी तो यहाँ पे ये सभी लाइट को क्या कर दे रहा होगा, कन्वर्ज कर दे रहा होगा। क्लियर हो गया? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इट इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज। ये किनारों पे पतला तथा बीच में मोटा होता है। याद रखना है, किनारों पे पतला तथा बीच में मोटा होता है। तो अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। इट इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? तो अ कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। इट इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एज। कॉनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है जो क्या करता है, तो ये किनारों पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। जैसे कि ये लाइट आएगी, इसको क्या करता है, ऐसे डाइवर्ज कर देता है। ये लाइट ऐसे आएगी, इसको डाइवर्ज करेगा। यहाँ से लाइट आएगी, इसको डाइवर्ज कर देगा, इसको डाइवर्ज कर देगा। मतलब कि किरणें को ये क्या करता है, बिखेर देता है। क्लियर हो गया? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये पॉइंट्स सभी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ लेंसेस। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के यूज देख लेते हैं। तो इसे मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आवर्धक कांच बोलते हैं। इसका यूज कैमरा में किया जाता है, प्रोजेक्टर में किया जाता है, माइक्रोस्कोप में किया जाता है, स्पेक्ट्रिकल्स एंड हाइपरमेट्रोपिक आई यानी कि दूरदर्शी नेत्र के चश्मे में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस के उपयोग। आप देख रहे होंगे कि हम कोई भी फालतू की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, आपके कंटेंट पे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अधिक टाइम बचेगा। आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे तो यही वीडियो में 2-3 घंटे लग जाते हैं समझाने में। लेकिन आपको बस वन लाइनर आपको समझते चले जाना है, जिसमें समझने वाली बात उसमें आराम से समझाया जा रहा है। बाकी वन लाइनर है तो इसमें सीधा सीधा याद रखना है। जैसे कि निकटदर्शी नेत्र के चश्मे का प्रयोग करते हैं, दूर व्यूअर मतलब दरवाजे का झरोका, बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी के सभी पॉइंट आप आसानी से समझ सकते हैं। ये सभी जो लिखा है डेफिनेशन, ये सभी आपको नहीं लिखने हैं, इसीलिए आपको ये केवल आपको समझने के लिए इतने ढेर सारे पॉइंट लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ते हैं तो आपका टाइम भी बचत होता है और आपका एग्जाम ओरिएंट कंटेंट भी आपको अच्छे समय से मिल जाता है। तो आइए बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जब आप इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो ये टोटल 6 प्रकार से इमेज बनता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पहली पोजीशन, कि जब आप इमेज को एट इन्फिनिटी पे लगते हैं तो उसकी पोजीशन आप इमेज कहाँ पे बनती है, f2 पे बनती है। कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। हाईली डायमेंस्ड एंड पॉइंट साइज बनती है। क्लियर हो गया? सबसे बड़ी बात इमेज फॉर्मेशन में याद रखनी है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, वहीं से आपकी इमेज फॉर्मेशन पूछी जाने की 100% पॉसिबिलिटी है। इस बार तो कॉन्वेक्स मिरर आया था, तो अगली बार अब की मतलब इस साल आने की पॉसिबिलिटी है कॉनकेव मिरर की। तो वहाँ पे आपको अच्छे से इमेज बना के प्रैक्टिस कर लेना है। आप बस यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ लीजिए, आप इमेज तो बनाना सीख ही चुके हैं। बियॉन्ड
टू F1 बट नॉट एट इन्फिनिटी। जब आप 2 या F1 से थोड़ा सा पीछे रखते हैं इमेज को इन्फिनिटी पे ना रखकर, तो इमेज जो बनती है F2 एंड 2F2 के बीच बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, डायमिनिस्ट यानी कि पॉइंट साइज बनती है। जब आप इमेज को पोजीशन को 2F1 पे रखते हैं तो इमेज जो बनती है 2F2 पे बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज द ऑब्जेक्ट बनती है। जब आप ऑब्जेक्ट को F1 एंड 2F1 पे रखते हैं तो जो इमेज बनती है बियॉन्ड 2F2 बनती है बट नॉट एट इन्फिनिटी पे नहीं बनती, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, इन लार्ज बनती है। जब आप ऑब्जेक्ट को F1 पे रखते हैं तो एट इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, इनिशियली इन लार्ज बनती है, हाईली इन लार्ज। जब आप ऑब्जेक्ट को F1 एंड O पे रखते हैं तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस तरह ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड आपकी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, इन लार्ज बनती है। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब आप एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फोकस जो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज बनती है F1 पे बनती है, हाईली डायमिनिस्ट बनती है, पॉइंट साइज की बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। जब आप बियॉन्ड इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर पे रखते हैं तो बिटवीन F एंड FO पे बनती है, डायमिनिस्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट पे बनती है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, तो जो हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़े हैं उसका अपोजिट कॉनकेव, जो हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़े हैं उसका अपोजिट कॉनकेव लेंस हो जाता है। जो कॉन्वेक्स मिरर पढ़े हैं उसका अपोजिट कॉनकेव लेंस हो जाता है। क्लियर हो गया? इस तरह से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लाइन्सेस। कन्वेंशन व्हेन अ रियल इमेज इज फॉर्म, यहाँ पे देखिएगा सबसे ये इमेज हाईलाइट है। जब रियल इमेज बनेगा तब मतलब उनकी साइन क्या होगी कॉन्वेक्स लेंस में, तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑप्टिकल सेंटर U इज नेगेटिव, मतलब कि जब रियल इमेज बनेगा तो U की वैल्यू जो होगी निगेटिव होगी और जो V की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, F की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। क्लियर हो गया? कॉन्वेक्स लेंस में जब रियल इमेज बनेगा तो U की वैल्यू निगेटिव और V की वैल्यू पॉजिटिव, F की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस में जब वर्चुअल इमेज बनेगा तब U की वैल्यू निगेटिव ली जाएगी, V की वैल्यू निगेटिव ली जाएगी और F की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। क्लियर हो गया? कॉनकेव लेंस में द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर U की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव रहेगी और V की वैल्यू भी निगेटिव रहेगी, F की वैल्यू निगेटिव रहेगी। कॉनकेव लेंस में सभी की सभी वैल्यू किस में रहेगी? निगेटिव में रहेगी। तो क्लियर हो गया? अब मतलब मिरर फार्मूला जैसे हमने पढ़ा था 1/f = 1/v + u, इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाता है? लेंस फार्मूला हो जाता है। वहाँ पे प्लस रहता है, बस यहाँ पे माइनस हो जाता है। बस 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ पे u क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या इमेज डिस्टेंस, अब क्या फोकल लेंथ ऑफ लेंस, सेम टू सेम साइन है। तो क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? इमेज यहाँ पे आपको नहीं बनाना, बस आप डिफिनीशन समझिए, फार्मूला। तो द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जो पावर ऑफ लेंस होती है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। जहाँ पे P क्या है? पावर ऑफ लेंस है, F क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। यहाँ पे इसका साइन कन्वेंशन आप याद रखिएगा, जब कॉनकेव लेंस होगा तो F की वैल्यू पॉजिटिव और P की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कॉनकेव लेंस के लिए दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी और कॉनकेव लेंस के लिए दोनों की वैल्यू निगेटिव ली जाएगी। क्लियर हो गया? ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको याद रखनी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी SI यूनिट की, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पावर की SI यूनिट क्या हो जाएगी? डायोप्टर हो जाएगी। 1 डायोप्टर = पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। क्लियर हो गया? ये पॉइंट्स आपको याद रखनी। यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो सभी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। तो फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव, हमें क्या निकालना है? डायोप्टर निकालना, यानी कि पावर निकालनी है। तो P = क्या होता है? 1/f होता है। तो P = 1/f रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 डायोप्टर।
1/f 1/20, 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले ये मीटर में बनाया गया है, उसके बाद ये सॉल्व किया गया है। क्लियर हो गया? तो प्लस का 5 डायोप्टर आ जाएगा। इसी प्रकार से इस साइड भी लगाया गया है, बस सिंबल चेंज हो गया। बस यहाँ पे कॉनकेव लेंस दिया गया है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। क्लियर हो गया होगा? तो ये सभी के सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यही इसी के साथ ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी समाप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिफिनीशंस तो हमने पढ़ लिया है, थ्योरी पोर्शन आपका पूरे की पूरी तरीके से एंड हो चुका है। अब जब भी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर यह चैप्टर आपका पूरी तरह से एंड हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।